Hello students, today we are talk about the residential status. ये एक नया चैप्टर है हमारे पास इनकम टैक्स का, एक नया टॉपिक है रेसिडेंशियल स्टेटस। इसके बिना जो है हम इनकम और इनकम टैक्स की कैलकुलेशन के बारे में अभी सोच भी नहीं सकते हैं। देखिए, पहले किसी भी पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमारे पास 4 थिंग्स जो है, छोटे छोटे टॉपिक्स जो रह गए थे, पर्सन, असेसी, डीम्ड असेसी एंड असेसी इन डिफ़ॉल्ट। आप इनके बारे में सिर्फ सुन लीजिए। पर्सन मीन्स अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो इनकम जनरेट कर रहा है, इनकम अर्न कर रहा है, वो पर्सन है। लाइक अगर आप 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 10,000, 20,000 कुछ भी मनी जो है वो अर्न करते हो एक साल में, आप लोग पर्सन हो। बट असेसी वो होता है जो इनकम जनरेट करने के बाद स्लैब रेट में आता है। मीन्स उसकी जो सालाना इनकम है वो 2.5 लाख, अगर एज उसका 0 to 60 है, वो 2.5 लाख से ऊपर हो चुकी है उसकी सालाना इनकम, सब कुछ खर्चे काटने के बाद। अगर वो 60 to 80 ग्रुप में है तो उसकी सालाना इनकम जो है वो 3 लाख से अबोव हो चुकी है। एंड अगर वो सुपर सीनियर सिटीज़न 80 अबोव ग्रुप में है तो उसकी जो सालाना इनकम है वो 5 लाख रुपये से ऊपर हो चुकी है। मीन्स उसने इनकम कमाई, वो पर्सन तो था ही था, साथ साथ अब वो अपनी इनकम पे टैक्स भी पे करेगा। नाउ डेट वो पर्सन कंसीडर एन असेसी। मीन्स अब वो पर्सन जो है वो अब असेसी बन चुका है। एक स्टेटमेंट इसके बारे में काफ़ी पॉपुलर है, एवरी असेसी या एन असेसी ऑलवेज बी अ पर्सन फर्स्ट, कि जो असेसी होता है वो पर्सन होता ही होता है पहले। बट इट कैन नॉट बी नेसेसरी डेट अ पर्सन शुड बी एन असेसी, कि ज़रूरी नहीं है कि जो हर पर्सन होता है वो असेसी बने ही बने। जैसे अगर आप 20,000 रुपये कमा रहे हो एक साल में, 25,000 रुपये कमा रहे हो, 2,40 तक कमा रहे हो, 2,49 तक कमा रहे हो, आप लोग पर्सन हो। बट अब आप लोग टैक्स पे नहीं करोगे तो आप असेसी नहीं हो। बट कोई जो पर्सन है वो 10 लाख रुपये कमा रहा है, 20 लाख रुपये कमा रहा है, तो वो पर्सन तो तब भी ही है, इनकम कमा रहा है, बट अब वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा तो वो असेसी है। इन दोनों के बीच में हमें फ़र्क पता होना चाहिए। एक तो पर्सन और असेसी मीनिंग पता होना चाहिए। हमारे इंडियन इनकम टैक्स या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो इंडियन इनकम टैक्स 1961 जो बताया गया है, उसके अंदर पर्सन की डेफिनेशन इतनी दी गई है और साथ साथ पर्सन बताया गया है कि किस किस को हम पर्सन बोलते हैं। एक एकल व्यक्ति जो होता है मीन्स इंडिविजुअल, वो पर्सन है। जॉइंट हिंदू फैमिली या HUF हिंदू जॉइंट फैमिली, वो भी पर्सन में आती है। आपकी कंपनी, फर्म, AOP, BOI, दो नई चीज़ें रहेगी। इन सब के बारे में हम धीरे धीरे डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो पर्सन और असेसी में इतना ही फ़र्क होता है। एक चीज़ होती है डीम्ड असेसी एंड असेसी इन डिफ़ॉल्ट। डीम्ड असेसी जैसे कि किसी पर्सन की डेथ हो गई, वो इनकम जनरेट कर गया था बट वो टैक्स पे करना भी उसका रह गया, तो उसके बिहाफ पे उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसके बाद जो उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा वो जो है उसका टैक्स पे करेगा। मीन्स वो पहले से असेसी नहीं था बट किसी की डेथ के बाद उसको असेसी कंसीडर किया गया। डीम्ड असेसी मीन्स माना हुआ असेसी, एक तरीके से माना गया असेसी। तो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर जब असेसी ना हो और उसके बिहाफ पे किसी सेकंड पर्सन को जो है असेसी बना दिया जाए, वो उस समय डीम्ड असेसी कहा जाता है। एक और चीज़ है असेसी इन डिफ़ॉल्ट, मतलब किसी कारण से, किसी गलती से असेसी जो है वो असेसी इन डिफ़ॉल्ट बन चुका है। जैसे आपको मैंने बताया था एक 10 होता है, मतलब TDS के लिए बताया था वो चीज़, कि जब भी हम किसी जॉब में होते हैं तो हमारा एम्प्लॉयर जो होता है वो हमें इनकम देता है, वहीं साथ साथ हमारे जॉब के सोर्स पे ही वो हमारी इनकम का टैक्स हमसे कैलकुलेट करके ले लेता है। मतलब हमें कटी पिटी इनकम मिलती है जिसपे टैक्स हमें नहीं देना, वो दे देगा, जमा हमसे वो खुद कर लेता है। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट को पे करना भूल गया तो इस केस में वो असेसी इन डिफ़ॉल्ट है। मतलब वो जो एम्प्लॉयर है वो हमारे बिहाफ पे टैक्स पे करता है बट वो पे करना रह गया, तो वो बाय मिस्टेक जो है वो असेसी इन डिफ़ॉल्ट कहलाएगा। ठीक है, वो 4 चीज़ें थी हमारी वो उस चैप्टर की या उस बेसिक की रह गई थी, तो वो आप बस सुन लीजिए और थोड़ा माइंड में रख लीजिए। नेक्स्ट थिंग जो है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट कही जाएगी, वो है रेसिडेंशियल स्टेटस। देखिए, रेसिडेंशियल स्टेटस जो है इनकम टैक्स के लिए, इसकी डेफिनेशन, इसकी कंडीशंस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। पहले आपको पता होना चाहिए कि सिटीजनशिप एंड रेसिडेंशियलशिप में डिफरेंस क्या है, तभी हम पता चलेगा कि हम इनकम टैक्स में इसे नहीं लेते, इससे कोई मतलब नहीं रखते हैं, इससे हमेशा मतलब रखते हैं। तो सिटीजनशिप मीन्स नागरिकता, कि आपके पास जो है वो नागरिकता कहाँ की है। जैसे हम लोग अभी समय अपने आप को इंडियंस बोलते हैं, कुछ अपने आप को NRI बोल के रखे हैं,
तो हमारे पास जो है वो हमारे पास इंडिया की सिटीजनशिप है, मीन्स हम जो है हमारी नागरिकता इंडिया की है। आईडी प्रूफ होता है जिस कंट्री की नागरिकता ले रखी होती है। लेकिन रेसिडेंशियलशिप जो होता है वो किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आप कहाँ पे रह रहे हैं इस बात का प्रूफ होता है। तो रेसिडेंशियलशिप मतलब एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आप कहाँ पे रहे ही है। जैसे ये अगर फाइनेंशियल ईयर जो है चल रहा है इस समय 22-23 2021-2023 जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इस समय मैं कहाँ रह रही हूँ इस बात की रेसिडेंशियलशिप बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आती है हमारे पास तो जो सिटीजनशिप होती है वो हमारी नागरिकता है, ये काफ़ी समय तक चेंज नहीं होती है, बाय बर्थ मिलती है, फॉर एनी रीज़न चेंज करवाई जाती है। जैसे अगर मुझे अमेरिका में जाना है तो और अमेरिका में ही अपनी जॉब करनी है, कंटिन्यूस मुझे वहीं रहना है, तो मुझे वहाँ की सिटीजनशिप ग्रीन कार्ड को लेना पड़ेगा, वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो सिटीजनशिप का जो है हमारे इनकम टैक्स से कोई मतलब नहीं है। अब बात आती है रेसिडेंशियलशिप की। एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आप कहाँ पे रह रही है इस बात का प्रूफ होता है। जैसे कि अगर मैं कितने दिन इंडिया में रहती हूँ तो मुझे इंडिया की इनकम का टैक्स इंडिया में पे करना है, कितने दिन मैं वहाँ रहती हूँ वहाँ की इनकम का टैक्स मुझे वहाँ पे करना है या मुझे इंडिया में पे करना है, इस बात के बारे में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न रहती है। तो हम उस चीज़ को जो है वो जज करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल कर। पर्सन टू पर्सन, रीज़न टू रीज़न ये वेरी मतलब चेंज होता रहता है। जैसे सिटीजनशिप तो बाय बर्थ मिल जाती है एक बार आपको, उसके बाद आपको चेंज करवानी पड़ती है, बट ये आपके रहने के ऊपर डिपेंड करती है, लिविंग डेज के बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है। तो किस बेसिस पे इसको हम कैलकुलेट करेंगे, उसको कुछ कंडीशन से बांटा गया है। उस कंडीशंस के बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर बात की जाए रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेशन की तो इसकी दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट इज़ बेसिक एंड सेकंड इज़ एडिशनल। बेसिक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, A1 एंड A2, एंड एडिशनल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, B1 एंड B2। अगर हम बेसिक को B से बोलते हैं बट उसी कंडीशन को A1 A2 से दिखा रहे हैं, और हम एडिशनल को A से बोलते हैं बट उसी कंडीशन को B1 एंड B2 से दिखा रहे हैं। कुछ टीचर्स जो है या कुछ स्टूडेंट्स जो है उसको बेसिक को B1 B2, एडिशनल को A1 A2 से लर्न करते हैं, बट B से पहले तो A ही आएगा ना, इसलिए A1 A2 एंड एडिशनल B1 B2। तो देखिए A1 जो है उस कंडीशन को हम कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे जज करते हैं। पहले उसका स्टेटमेंट आपको याद रखना पड़ेगा, एटलीस्ट 182 डेज लिविंग इन इंडिया इन रिलेटेड फाइनेंशियल प्रीवियस ईयर। मीन्स अगर हम यहाँ पे अब अपना पता होना चाहिए हम कौन सा प्रीवियस ईयर कैलकुलेट करेंगे और कौन सा उसका टैक्स किस असेसमेंट ईयर में पे करेंगे। देखिए स्टूडेंट, आपका जो प्रीवियस ईयर है वो आपको फॉलो करना है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022। मीन्स आप पिछले साल की इनकम कमा चुके हैं, आपको बस वो इनकम को कलेक्ट करना है। और जो ये साल चल रहा है अब 22-23, मतलब 22 जो चल रहा है उसका पूरा अगर हम ईयर की बात करें तो वो 22-23 कहलाएगा। उस असेसमेंट ईयर में आपको टैक्स कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को टैक्स पे भी करना है। अब आप कहेंगे कि हमारे पास तो 2022 का बजट आया हुआ है, तो उस बजट के अकॉर्डिंग 22 और 23 में इनकम लोग कमाएंगे और उसका टैक्स 23-24 से पे करेंगे। थोड़ी हमारी रेस्ट्रिक्शंस होती है, हमें पिछले साल के बजट को फॉलो करके पिछले साल की इनकम को अपना उसी को फॉलो करके उसी का टैक्स इस साल पे करना है, तभी तो हम पूरा इनकम टैक्स भर पाएंगे। तो कम से कम जो आपका साल गया हुआ है उस जब आप क्वेश्चन अप्लाई करोगे तो उसमें देखना है फर्स्ट कंडीशन में 182 दिन जो है, कम से कम 182, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 365 ही होंगे क्योंकि वह नॉन लीप ईयर था आपका। तो 182 दिन कम से कम जो है वो इंडिया में अपने फाइनेंशियल में रहा हो। अच्छा, वो जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्टिन्यूस रहा हो, वो बीच में आ जा सकता है। मतलब 182 दिन कैसे होनी चाहिए हम कैलकुलेट करते वक्त, हम इसको इस तरीके से अप्लाई करेंगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ऐसे करके हम जो है अपने 12 मंथ्स जो है उसकी कैटेगरी बना दी। अब उसमें कितने दिन हम अप्रैल में रहे, कितने दिन हम मई में रहे, कितने दिन हम जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, ये सब चीज़ें जो है हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे। इन लिविंग डेज का जो टोटल है वो यहाँ पे करके हमें पता चल जाएगा वो 182 डेज से जो है उसके साथ इक्वल आ रहा है या उससे छोटा आ रहा है या उससे बड़ा आ रहा है। अगर आपको कंडीशन सेटिस्फाई रखनी है, मीन्स आपको चेकिंग के लिए देखना है, अगर वो 182 डेज़ के इक्वल और उससे बड़ा होता है तो डेट मीन्स आपकी जो A1 है, A1 इज़ सेटिस्फाई। बट अगर जो है आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग उसका डेज 181 भी पड़ता है, ये 180 मतलब 182 से एक दिन भी छोटा पड़ता है, तो A1 इज़ नॉट सेटिस्फाई। अगर A1 सेटिस्फाई है देन मूव ऑन A2।
अच्छा, ज़रूरी कब नहीं है हमें मूव करना और कब ज़रूरी है, ये सब चीज़ें जब आप चारों कंडीशंस पढ़ लोगे तभी आपको पता चलेगा। एक और चीज़ है, एक तो बताया मैंने कॉन्टिन्यूस होना ज़रूरी नहीं है, ऐसे में आप अप्रैल से लेकर मार्च के बीच में 182 दिन रहने हैं, वो कभी के भी हो सकते हैं। दूसरा, आने और जाने वाला दिन जो है वो इंडिया का ही माना जाएगा। अब आप रात को 11:30 बजे के लिए अमेरिका निकल रहे हो या सुबह जो है आप 3 बजे अमेरिका से आ रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं, आने और जाने वाला जो पर्टिकुलर डे जो है वो इंडिया का ही माना जाएगा। यहाँ पे टाइम की जो बाउंडेशन है वो कुछ नहीं है। आपको पर्टिकुलर जो आप किसी भी समय जब इंडिया में होंगे वो आपका वो पूरा दिन जो है वो इंडिया का कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास बेसिक का सेकंड पार्ट A2।